कर दिया स्टार्ट। ओके, सो स्टॉप कहाँ पे किया था हमने? पी पे, पी पैल्पेशन पे। पैल्पेशन में हम थर्ड लेयर की बात करते हैं कि डीप जोन हम पैल्पेट करते हैं कि कहाँ पे नहीं जाना, बोन किस डेप्थ पे पड़ी है, जॉइंट किस डेप्थ पे पड़ा है, न्यूरोवेस्कुलर जो जोन है वो किस डेप्थ पे पड़ा है, क्योंकि वो हमारा कंट्राइंडिकेटेड एरिया, वहां तक नीडल नहीं लेके जानी। पैल्पेशन में ये चीजें हम कर लेते हैं, कंफर्म कर ली, टाउटमेंट कंफर्म कर लिया, तीनों लेयर्स असेस कर ली। देन कम्स द आई पार्ट। आई मीन्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्लस इंडिविजुअलाइजेशन। इन्फॉर्म्ड कंसेंट से क्या मुराद है कि जब भी किसी भी मरीज का, सिर्फ ड्राई नीडलिंग नहीं, कोई भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उससे कंसेंट लाजमी लें, रिटन फॉर्म में या वर्बल फॉर्म में, कि आपका ये ट्रीटमेंट करने लगे हैं, आप एग्री हैं इस बात पे। अब ये ट्रेडिशन ये हमारे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए करना कि आप कंसेंट लें। रिटन नहीं ले सकते तो वर्बल ही ले लें, ठीक है? वर्बल कंसेंट भी बहुत ज़रूरी है कि आपने लेनी है। और देन इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब ऐसा नहीं होता ड्राई नीडलिंग में या आपके किसी भी ट्रीटमेंट में कि जिस तरह एक डॉक्टर है, आप इमेजिन करें कि वो एक ही दवाई एक ही डोज पे हर तरह के मरीज को देता रहे, तो उस डॉक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल होगा कि ये कैसा पागल डॉक्टर है कि ये सबको एक ही तरह से ट्रीट कर रहा है। तो यही काम अगर आप करेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे कि आपने एक ही टेक्निक, एक ही डेप्थ, एक ही एंगल, एक ही टेक्निक सबके ऊपर सेम नहीं अप्लाई करनी, सब डिफरेंट है। एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। तो एक इंडिविजुअलाइजेशन मतलब आपने उस पर्सन का पूरा प्रोटोकॉल बना लेना कि इस पर मैंने ये पॉइंट लगाना है, इतनी डेप्थ पे लगाना है, इस एंगल पे लगाना है। एंड लास्ट पार्ट एन, एन फॉर अब नीडल की बारी आ गई, नीडल लगा देनी हमने, ठीक है? नीडल लगाने से पहले ये सारा फ्रेमवर्क कर लेंगे तो आप एक बाकी तमाम 60-70% फिजिशियन से यूनिक हो जाएंगे। अब मैं आपके केस स्टडी से समझाता हूँ। अभी ये 3-4 दिन पहले हमारी इस्लामाबाद में कैंप भी था और वर्कशॉप भी थी। तो वहां पे ही एक जो है मरीज 38 इयर्स ओल्ड हमारे पास आया, ग्राफिक डिजाइनर था, तो उसके एल्बो पेन थी, लेटरल एल्बो पेन, और वो पहले 3 से 4 सेशंस मुख्तलिफ फिजियोथेरेपिस्ट से करवा चुका था। तीनों चारों ने उसको टेनिस एल्बो डिक्लेयर किया कि इसको टेनिस एल्बो है, और उसको लोकल सेशंस दिए। जैसे मैंने आपको बताया 60% फिजिशियन ये करते हैं। मरीज आ कहता है मेरे यहाँ पे दर्द है, यहीं पे ट्रीटमेंट कर दिया और फिर रिलीफ नहीं मिलता। तो वो लोकल सेशंस उसके हुए, बट रिलीफ उसको सिर्फ 20-30% मिला, और वो भी अगले दिन जाया। तो अब जब मेरे पास है, मैंने यही फ्रेमवर्क यूज किया। मैंने सबसे पहले सिम्टम मैपिंग की, उसने कहा कि ये पेन सिर्फ यहीं पे है, ये कहीं और रेडिएट नहीं कर रही, पहली चीज क्लियर होगी। फिर मैंने उसकी चेन असेसमेंट की, तो फिर मुझे मिला कि अच्छा राउंडेड शोल्डर है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर भी है। तो उसके साथ उसकी नेक स्टिफनेस भी थी। तो ये अपर जो चेन है वो उसकी सारी डिस्टर्ब थी, इन्वॉल्व थी। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि सैलिनस मसल जो है, इन मैनी केसेस हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये एंटायर आर्म स्पेशली एल्बो रीजन में पेन और स्टिफनेस और मोबिलिटी के प्रॉब्लम कॉज करने में सैलिनस रीजन का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उसकी जब सैलिनस असेसमेंट की तो वहां पे टाउट बैंड्स मिले, एंड वहां पे जो है वो अफेक्टेड पार्ट मिला, यानी उसकी जो अपस्ट्रीम चेन थी दैट वाज अफेक्टेड। उसके बाद अगला पार्ट है एक्टिव मूवमेंट। जब मूवमेंट की हिस्ट्री ली तो उसने बताया कि रिस्ट एक्सटेंशन में भी मसला होता है और एक्सटर्नल रोटेशन में भी मसला होता है। मुझे एक्सटर्नल रोटेशन जब मैं शोल्डर की करता तब तो मेरी पेन 90% बढ़ जाती है, और रिस्ट एक्सटेंशन में तकरीबन 60% बढ़ जाती है। तो ये एक्टिव मूवमेंट से मुझे पता चल गया कि मसला यहीं पे ही है। यानी आपके पास भी जो प्रैक्टिसिंग फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इस तरह के कई मरीज आते होंगे कि एल्बो पेन है, रिस्ट पेन है। नाउ आफ्टर दिस वर्कशॉप आपने यही चीज सबसे पहले सोचनी है कि इस स्ट्रक्चर के अलावा मैं 3 कौन से स्ट्रक्चर है जिनको ट्रीट करूंगा तो ये मसला ठीक हो सकता है। एक्टिव मूवमेंट करवा के मैंने हिस्ट्री ले ली तो मुझे कंफर्म हो गया कि अफेक्टेड पार्ट इज नेक, अफेक्टेड पार्ट इज शोल्डर रीजन। उसके बाद मैंने उसकी न्यूरोलॉजिकल स्क्रीनिंग की, बिल्कुल ठीक था, कोई डर्माटोम मायोटोम्स कुछ भी नहीं थे। यस,
जो रेडियल ग्लाइड है वो पूरी हाइपर सेंसिटिव थी। उसके बाद फिर मैंने उसको पल्पेट किया तो ECRB में भी मुझे जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस है यहाँ पे भी कुछ स्टाउट बैंड्स मिले और यहाँ पे भी नेक रीजन में भी मिले। उसके बाद जो है मैंने कंसेंट ली और फिर ड्राई नीडलिंग की उसके, और 60 to 70% इम्प्रूवमेंट जो है उसकी पहले उसी सेशन में मिल गई उसको। इसी तरह फ्रोजन शोल्डर के केसेस भी बहुत ज्यादा आते हैं, एक्टिव फेजेस। अब आपको पता है एक्टिव इन्फ्लेमेटरी फेज में आप यहाँ पे अगर नीडलिंग कर देंगे तो वो उसके प्रॉब्लम को वर्स कर देगा। तो हम क्या करते हैं फ्रोजन शोल्डर के केस में, हम इस साइड की मूवमेंट करवाते हैं ड्यूरिंग द सेशन और कंट्रालेटरल नीडलिंग करते हैं। अब ये एज अ फिजिशियन यू नो कि जो सोमैटो सेंसरी आपका रीजन है ब्रेन का, जो सोमैटो कॉर्टिकल मैप्स हैं ब्रेन के, वो राइट लेफ्ट को एक ही तरह से डील करते हैं। तो इफ यू आर ट्रीटिंग द अफेक्टेड पार्ट, यू कैन ट्रीट अफेक्टेड पार्ट बाय कंट्रालेटरल नीडलिंग आल्सो। ये एज अ फिजिशियन जानते हैं, ये काम बंदे को तो नहीं पता ना। आपने फिजियोलॉजी पढ़ी है, पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ना आप, तो फिजियोलॉजी में ये चीजें होती हैं कि आप जब नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं तो नर्वस सिस्टम इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यूनिवर्स में इतने स्टार्स नहीं है जितने हमारे न्यूरॉन्स है बॉडी में, जितने हमारे न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स है। तो ये एक वैसे क्लिनिकल टिप भी है कि आपकी नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, स्पेशली पेन मैनेजमेंट को लेकर। तो ये उसकी असेसमेंट होगी नीडलिंग की, और वो पेशेंट जो है लोकल, मैंने यहाँ पे सिर्फ उसके ECRB का टाउट बैंड रिलीज किए, बाकी उसका सारा यानी पोस्चरल एजुकेशन दी, उसको स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज नेक की दी, और वो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। पहले सेशन में 60-70% रिलीफ मिल गया। तो इसी तरह के बहुत सारे केसेस आपके पास आएंगे। तो आपने ये फ्रेमवर्क यूज करते हुए उसको डायग्नोस करना है, सोर्स तक पहुंचना है। सोर्स क्या है? मसल है, जॉइंट है, फैशिया है, नर्व है, विजरा है। सोर्स क्या है? उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे तो फिर आपकी कोई भी टेक्निक है वो काम करेगी। टेक्निक इजी है सीखना, लेकिन उस टेक्निक को सही यूज करना वो जो है ना इंपॉर्टेंट है, और वही आपको रिजल्ट्स लेके आता है। टेक्निक रिजल्ट नहीं लेके आती। तो ये फ्रेमवर्क जो है हमेशा अपने क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर याद रखना है। यहां तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है? ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, ड्राई नीडलिंग के पर्सपेक्टिव में, कि ड्राई नीडलिंग में पैल्पेशन वाला पार्ट भी हो गया, प्रैक्टिकल सारी आपको टिप्स दे दी। अब हम आ जाते हैं अपर लिम्ब पे। अपर लिम्ब पे हम सबसे पहले शोल्डर रीजन की बात करते हैं। शोल्डर रीजन में आपको पता है कौन कौन से मसल्स होते हैं? कौन बताएगा? यस सर, बेसिकली शोल्डर रीजन में तीन टाइप के मसल होते हैं। एक होते हैं स्टिफलोफर मसल जी, जिसमें आप आ जाते हैं अपना रेक्टस मेजर, रेक्टस माइनर, टेराकस इंटीरियर, कॉम्बाइन मेजर, कॉम्बाइन माइनर, लीवर ट्रेसिकुला। यस, ये लोग बहुत सारे रहते हैं। सेनोक्लेन मस्ट्राइट और यस, और पोस्टीरियर साइड के कौन बताएगा? यस, कॉम्बाइन मेजर, कॉम्बाइन माइनर। यस, और अपर ट्रैप्स, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरिस, टेरस माइनर, ठीक है, टेरस मेजर। ये भी जनरेटर पे चल रहा है मेरे ख्याल, इस वजह से इनका। तो अब शोल्डर कॉम्प्लेक्स रीजन है, इसमें बहुत सारे मसल्स हैं। हम स्पेसिफिकली कुछ मसल्स के ऊपर बात करेंगे। अब मैं आपको पहले हैंड्स ऑन डेमो दे देता हूँ। आपने नीडल को कम और मैं किस तरह कर रहा हूँ वो आपने ज़्यादा देखना है। ड्राई नीडलिंग जब भी करते हैं सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपने उस मसल को जहाँ पे ड्राई नीडल इंसर्ट करनी है उसको एक प्री स्ट्रेच्ड न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा और आप उसको उस स्टेट में टाउट बैंड को पल्पेट कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में मसल अपने टाउट बैंड हाइड कर लेता है। आपने स्लाइटली स्ट्रेच्ड एंड न्यूट्रल पोजीशन में मसल को लेके आना है और फिर नीडल इंसर्ट करनी है। ये पहली चीज है, पोजीशन का ख्याल रखना है।
जिस भी मसल को लगानी है उसको पहले न्यूट्रल और स्लाइटली स्ट्रेच्ड पोजीशन में लेके आना। मिसाल के तौर पे अपर ट्रैप्स में मैंने उसके ट्रिगर पॉइंट्स को ट्रीट करना, तो मैं क्या करूंगा, सीटेड पोजीशन में, आर्म रेस्टिंग पोजीशन में, और कंट्रालेटरल यानी कि रोटेशन और स्लाइड स्ट्रेच, तो ये सुपरफिशियल लेवल पे आ जाएगी। इस तरह अगर मैं कहूं कि मुझे सुप्रास्पाइनेटस को टारगेट करना है, तो मैं हाथ को बैक के पीछे ले जाऊंगा और फिर मैं थोड़ा सा अबडक्शन करूंगा, तो सुपरफिशियल लेवल पे सुप्रास्पाइनेटस आ जाएगा और मेरे लिए उसको टारगेट करना इजी हो जाएगा। इसी तरह हर मसल की एक टेक्निक होती है उसको पैल्पेट करने की, उसको असेस करने की। अब यहाँ पे अपर ट्रैप्स के साथ लिवेटर स्कैपुला भी पड़ा है एंड वो डीप है, अपर ट्रैप सुपरफिशियल है। तो आपने हर मसल का एक चीज, तो पहली चीज मैप याद होना चाहिए। जैसे अपर ट्रैप की इंडिकेशंस क्या क्या होंगी, क्लिनिकली क्या इंडिकेशंस होती हैं अपर ट्रैप को टारगेट करने की, टेम्पल रीजन, जॉ रीजन, ये भी अफेक्ट होता है। और बाद का जो है नेक रीजन की स्टिफनेस, हेडेक जो है वो आपके अपर ट्रैप के ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से आ रहे होते हैं सिम्टम्स आपके टेम्पल रीजन में, जॉ रीजन में। इसी तरह हर रीजन का एक मैप जोन होता है, ठीक है। सब स्कैपुलरिस का एक मैप जोन है, इंफ्रास्पाइनेटस का एक मैप जोन है, सुपरास्पाइनेटस का एक मैप जोन है। आपको वो मैप जोन पता होना चाहिए, इंडिकेशंस पता होनी चाहिए। फिर ये याद रखना है कि थोरेसिक रीजन में, हम अपर लिम्ब की जब बात करें, थोरेसिक रीजन में सबसे केयरफुल आपने रहना है। कभी भी थोरेसिक रीजन में परपेंडिकुलर नीडल नहीं लगानी, पैरेलल टू द रिब्स, पैरेलल टू द बोन्स लगानी है, ना कि परपेंडिकुलर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे यस लंग्स की एपेक्स यानी अपर ट्रैप्स को टारगेट करते हुए ख्याल रखना है। सब स्कैपुलरिस सबसे सेंसिटिव यानी कि रीजन है, वहाँ पे न्यूरोवेस्कुलर जोन है, एक्सिलरी नर्व्स हैं, वहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस है, वहाँ पे वो बहुत एक सेंसिटिव रीजन है जो एज अ बिगिनर आपको कभी भी उसके करीब नहीं जाना चाहिए। यस, जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर आप सब स्कैपुलरिस को भी यानी ट्रिगर पॉइंट्स उसके भी ब्रेक कर सकते हैं। तो मैप जोन पता होने चाहिए, एनाटॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, मसल की पोजीशन ठीक ले हैं, स्ट्रेच्ड पोजीशन में, स्लाइटली स्ट्रेच पोजीशन में एंड न्यूट्रल पोजीशन में आपने लेके आना है। फिर वर्बल कनेक्शन बिल्ड कर लें पेशेंट के साथ बिफोर इंसर्टिंग अ नीडल। आप उसको बताएं कि आपको एक थोड़ा सा पिंच फील होगा, आफ्टर दैट एक डीप एक्ट या आपको जो है वो ट्विचिंग रिस्पॉन्स मिलेगा। ट्विचिंग रिस्पॉन्स अब पेशेंट को तो नहीं पता क्या होता है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि आपको ये महसूस होगी, डीप पेन महसूस होगी। उसके बाद फिर 5 स्टेप्स हैं नीडल इंसर्ट करने के। मां नीडल्स लें इधर। तो स्टेप 1 सारी चीजें हिस्ट्री ले ली, असेसमेंट कर ली। स्टेप 2 आपने स्टीराइल नीडल यूज करनी है, 1 टाइम यूज करनी है। स्टेप 3 तमाम जो कंट्रा इंडिकेशन है उनको रूल आउट कर लें। क्या कंट्रा इंडिकेशन है? पेशेंट फोबिक तो नहीं है नीडलिंग से, वेजोवेगल रिस्पॉन्स की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, उसकी एंटीकोगुलेंट थेरेपी की हिस्ट्री तो नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है कोई, ठीक है, एक्टिव इन्फेक्शन उस रीजन पे तो नहीं है, ओपन वुंड तो नहीं है वहां पे, एंड 1 टाइम यूज है। ये सारे यूनिवर्सल नॉन निगोशिएबल कंट्राइंडिकेशन है। प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स में फीमेल्स के अंदर रीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं हम, कि स्पेसिफिक रीजन को हम टारगेट नहीं कर सकते। तो ये वो चीजें हैं जो आपने सबसे पहले क्लियर कर लेनी है। स्टेप 4 पे रीपैल्पेट करते होते हैं कि हो सकता है कि आपने अभी एक टाउटबैंड कंफर्म किया, 5 मिनट बाद जब आप नीडल लगाने लगे तो टिश्यू चेंज बाद का अपनी पोजीशन कर लेता है। तो आपने रीपल्पेट लाजमी करना है बिफोर इंसर्टिंग द नीडल, एंड आफ्टर दैट आपने सारी चीजें जब कर ली, पोजीशन भी सेट कर ली, ये सारी चीजें रोल, फिर नीडल लगाते हैं। अब नीडल लगाना इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट। उसमें सबसे पहले स्टीरलाइज करते हैं उस रीजन को जहाँ पे आपने करनी है। मसल को हम ग्रास्प करते हैं, उसके फाइबर्स को दूसरे फाइबर्स से डिफरेंट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। अल्कोहल स्वैब यूज करें या सिपरेट यूज करें, आप उसको स्टीरलाइज करें। आफ्टर दैट नीडल। अब नीडल जो हैं विद गाइड हैं, विद हैंडल हैं, विद होल्डर हैं। कुछ नीडल्स विदाउट होल्डर्स भी आ रही हैं, यानी ये आजकल आपको पाकिस्तान में मुश्किल से मिलती हैं, शॉर्ट हुई हुई हैं। दूसरी आम मिल जाती हैं जो इसके बगैर आती हैं, यानी वो खाली नीडल्स होंगी, उसका होल्डर नहीं होगा, गाइड नहीं होगी। ये आपके पास आजकल यानी पूरे पाकिस्तान में शॉर्ट हुई हुई हैं। अब ये नीडल जो है इस तरह होल्डर में आती है, एक इसका ब्लू पार्ट है जो कि इसका लॉक है। आप इसको इसी तरह लेटरल पोजीशन में रखते हैं, ये सब लोग देख लें ताकि हैंड्स ऑन में फिर आपको मुश्किल ना हो। लेटरल पोजीशन में आप इसको कैरी करते हैं एंड आप इसका लॉक रिमूव कर दिया। लॉक जब रिमूव कर दिया तो ये नीडल फ्री हो जाएगी। आपने इसको लेटरल पोजीशन में रखना है। ये निकाला, ये इसका स्प्रिंग पार्ट है,
ये इसका नीडल पार्ट है, ये इसके आगे टिप है, ये उसकी बॉडी है, ये उसका स्प्रिंग पार्ट है। आप इसको होल्डर के अंदर ही रखते हैं इस तरह के, ये नीडल नीचे से इस तरह निकली ना हो। अगर आप इस तरह रखेंगे तो पेशेंट के जैसी लगेगी वो अनकंफर्टेबल लगा। आपने स्प्रिंग वाला पार्ट इस तरह बाहर ही रखना है, इसी तरह इसको होल्ड कर लेना है। अब आप इसको पकड़ सकते हैं जिस भी पोजीशन में। अब जिस भी मसल पे लगाना है, मिसाल के तौर पे मुझे ECRB पे लगाना है, मिसाल के तौर पे मुझे अपने रिस्ट प्रॉब्लम के लगाना है, जहां पे भी लगाना है वहां पे नीडल रख लें परपेंडिकुलर ही, ठीक है। लेकिन लगाने के बाद आप उसको पैरेलल कर लें, ट्रांसवर्स एंगल पे ले जाएं, 60 के एंगल पे ले जाएं। यानी आप जब इस तरह रख के लगाएंगे ना तो नीडल लगेगी नहीं। लगाते वक्त आपने यही पोजीशन रखनी है। लगाने के बाद जब डीप जाना ना तो उसमें आप एंगल चेंज करें। एंड आफ्टर इंसर्टिंग द नीडल 2 से 3 मिनट उसको देखें ट्विच रिस्पॉन्स आया या नहीं। अगर ट्विच रिस्पॉन्स नहीं आया, आपका नीडलिंग का बेनिफिट नहीं है, आपने गलत एरिया ट्रीट किया। और अगर क्रोनिक पेशेंट्स में 2-3 सेशंस के बाद भी उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं करे तो इट मींस यू आर अंडर डोजिंग द पर्सन, मतलब आप जिस इंटेंसिटी का ट्रीटमेंट चाहिए वो नहीं दे रहे। तो आपने पेशेंट की फिजिक, पेशेंट की सारी कंडीशन को देखते हुए पॉइंट्स सिलेक्शन करनी होती है। एक एक्सपर्ट फिजिशियन ज्यादा नीडल्स नहीं लगाता कि मैं 20 नीडल्स लगाऊं या 10 लगाऊं या 5 लगाऊं। करेक्ट आपने लगा ली तो 2 भी काफी होती हैं, लेकिन वो एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो करेक्टनेस, एक्यूरेसी इज द इंपॉर्टेंट थिंग, नंबर ऑफ नीडल्स डज नॉट मैटर, ठीक है। जहां पे जरूरत है सिर्फ वहीं पे एक्यूरेटली लगाएं। नीडल के मैंने आपको बताया अपर लिम्ब में आपने कभी भी परपेंडिकुलर नहीं जाना, वहां पे ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक एंगल पे रहना है, पैरेलल टू द रिब्स, पैरेलल टू द बोन्स ही रहना है, परपेंडिकुलर नहीं जाना। ये सेफ जोन है, ठीक है। बातें सारी समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन? अब हम क्या करेंगे, रो वाइज आपको बुलाएंगे, फिर आपकी हैंड्स ऑन करवाएंगे और उसके बाद फिर हम अगला पार्ट करेंगे। तो रो वाइज जो है आते रहे, पहले 2 रोज गर्ल्स की आ जाए, फिर 2 रोज बॉयज की आ जाए। तो गर्ल्स की 2 रोज, जो पहली 2 रोज हैं इस साइड से, वो आ जाए यहाँ पे और हैंड्स ऑन कर। जी जी बैठे, अभी क्वेश्चन ले लें। जी यस, ट्विचिंग रिस्पॉन्स है, 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। और अगर नहीं आया ट्विचिंग रिस्पॉन्स तो नीडल का एंगल चेंज करके देखें, राइट लेफ्ट 2 से 3 दफा ट्राई करें, रीअसेसमेंट करें एंड देन नीडल लगाएं। यानी ब्लाइंडली आपने नीडल इंसर्ट नहीं करते रहना। आ जाए 2 रोज इधर साइड पे।